बच्चों, हम लोग कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 10 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत एक परिवार के कुछ बच्चे जो बचपन से ही आलसी थे और काम नहीं करते थे, उनको उनके माता पिता काम करने का आदेश देते हैं और जब वे उल्टे सीधे तरीके से काम करते हैं तो उन्हें काम करने का तरीका नहीं मालूम होता है और इसलिए फिर उन्हें काम करने से मना किया जाता है। तो इस तरह से इस पाठ में इसके लेखक इस्मत चुगताई ने एक परिवार के बच्चों के माध्यम से सभी बच्चों के लिए संदेश दिया है, माता पिता के लिए संदेश दिया है। तो इस पाठ को हम लोग पढ़कर ये सीखे कि हमें अपने घरों में, परिवार में काम को समझना चाहिए और उसको किस तरह से करना है, इस तरह से उस पर ध्यान भी देना चाहिए। तो इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास भी कुछ कर चुके थे और हम लोग आज प्रश्न अभ्यास में हम लोग कहानी से आगे और अनुमान और कल्पना के प्रश्न भी कर चुके थे, जिसमें अंतिम प्रश्न था कि किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। तो इस तरह से भाषा की बात अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे भाषा की बात का। तो आज हम लोग इस पाठ का सभी प्रश्न पूरा करने के बाद पाठ पर आधारित कुछ लघु प्रश्न, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आदि देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं भाषा की बात का पहला प्रश्न, जिसमें लिखा है कि धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, जैसे बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। तो इससे पहले भी हम लोग ऐसे प्रश्न किए थे जिसमें कि उपसर्ग लगाना था। तो किसी भी भाषा की समृद्धि उसके शब्द भंडार पर निर्भर करती है और उपसर्ग के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी यहाँ पर लेंगे। अतः शब्द भंडार में वृद्धि के लिए नई नई शब्द रचना की जाती है और शब्द रचना मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर की जाती है। शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उपसर्ग शब्द का अर्थ है निकट बैठकर नया शब्द बनाना, अर्थात एक शब्द के बगल में ही एक नया शब्द जोड़कर नया शब्द बनाना। कोई भी उपसर्ग जोड़कर, शब्दांश जोड़कर एक नया शब्द बनाना। व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ है नए अर्थ वाला शब्द बनाना। तो इस तरह से वे वाक्यांश जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं और ये मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और इससे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या कोई विशेषता उत्पन्न हो जाती है। जैसे उपसर्ग है तो कार शब्द में हम उप उपसर्ग जोड़ेंगे तो उपकार बनेगा। गुण शब्द में अव जोड़ेंगे तो अवगुण बनेगा और कार शब्द में अधि उपसर्ग जोड़ेंगे तो अधिकार बनेगा। तो और भय मतलब डरना होता है और इसमें अगर हम निर उपसर्ग लगा देते हैं
तो निर्भय शब्द बन जाता है, जो इसका ठीक विलोम है। भय का विलोम है निर्भय। तो उपसर्ग लगाकर हम लोग विलोम शब्द भी बना सकते हैं। तो इस तरह से उपसर्ग जो है वो मूल शब्द में पहले जोड़कर उसको नया शब्द बनाया जाता है, तो वो उपसर्ग कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे उपसर्ग दिए हुए हैं और उससे हमें शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पे प्र उपसर्ग दिया हुआ है, पहला प्र उपसर्ग दिया है, सभी बच्चे देख रहे हैं। और प्र उपसर्ग में जो है वो मूल शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाव, और भाव शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रभाव शब्द बनेगा। इसी तरह से योग, योग शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रयोग बनेगा। यहाँ पे योग शब्द जो है वो मूल शब्द है और उसमें हम प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रयोग बनेगा। तो प्र उपसर्ग का उपयोग करना व प्रयोग करना मूल शब्द के साथ यहाँ पर हम लोग कई उदाहरण देखेंगे, जैसे प्रभाव, प्रयोग। और अगर हम चलन शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, चलन शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो प्रचलन शब्द बनता है, जिसका अर्थ, चलन शब्द का अर्थ होता है चलना, और जो परंपरा, जो फैशन में रहता है, जैसे चलन जिस चीज़ का जो है उस समय होता है वो फैशन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, और किसी भी चीज़ का जो है वो प्रयोग करने से भी हो सकता है। तो जो चलन है उसमें चलन शब्द में प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रचलन शब्द बनेगा। इसी तरह से स्थान शब्द, स्थान मतलब जगह, उसमें अगर हम प्र उपसर्ग लगाते हैं तो बनेगा प्रस्थान। और इसी तरह से चार शब्द में अगर हम प्र लगाएंगे तो बनेगा प्रचार। तो यहाँ पे प्र उपसर्ग का प्रयोग हम लोगों ने देखा, जिसके प्रयोग से प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रस्थान आदि शब्द बनते हैं। अब है दूसरा उपसर्ग यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग हम लोग कई शब्दों के साथ कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, जन्म। तो जन्म में आ उपसर्ग लगाएंगे तो आजन्म बनेगा। और मरण शब्द है, मरण शब्द में आ उपसर्ग लगाएंगे तो आमरण शब्द बनेगा। और इसी तरह से जीवन शब्द में हम आ उपसर्ग लगाएंगे तो आजीवन शब्द बनेगा। और दान शब्द में आ उपसर्ग लगाएंगे तो आदान बनेगा। और इसी तरह से यात शब्द में आ उपसर्ग लगाने से आयात बनता है। तो यहाँ प्र और आ का उपसर्ग प्रयोग हम लोग देख लिए। अब हम लोग भर शब्द का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे भर पेट, पेट शब्द के पहले अगर हम भर लगाते हैं तो भर पेट, पेट का मतलब होता है पेट, जो मनुष्य के शरीर का एक हिस्सा है, और उसमें अगर हम भर उपसर्ग लगा देते हैं तो वो अर्थ हो जाता है कि पेट भर के। भर पेट का मतलब पेट भर के। जैसे हम लोग किसी को कहते हैं ना कि भरपेट भोजन खाना, यानी कि अच्छी तरह से पेट भरने तक भोजन खाना। भरसक, सक शब्द में भर लगा है, भरसक। भरपाई, पाई शब्द में भर उपसर्ग लगाने से भरपाई शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ की पूर्ति करना। और भरपूर, और भरपूर शब्द जो है यानी कि अच्छी तरह से पूरा भर के। अब है एक उपसर्ग यहाँ पे बद। नाम शब्द के पहले बद लगाने पर बनता है बदनाम, और सूरत शब्द के पहले बद लगाने पर बनता है बदसूरत, और किस्मत शब्द के पहले बद लगाने पर बनता है बदकिस्मत। तमीज़, तमीज़ शब्द के पहले बद लगाने से बनता है बदतमीज़। अब इसके बाद है बदतर, बदरंग और बदचलन।
चलन अच्छी चीज़ के लिए है और बद चलन बुरे चाल चलन के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 उपसर्ग और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने इन उपसर्गों का प्रयोग देखा और पाठ के अंत में शब्दार्थ लिखे हैं। किसी किसी पाठ के अंत में लिखा रहता है, तो यहाँ पे शब्दार्थ लिखा है, जिसे एक बार हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि उन शब्दों का अर्थ फिर से सबको पता चले। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है दबैल। दबैल का अर्थ होता है दब्बू, यानी कि दब के रहने वालों में से। तो दबैल शब्द का अर्थ है दब्बू, यानी कि जो दब के रहता है। घमासान। घमासान का अर्थ है घोर, भयानक। फरमान। फरमान का अर्थ है राजाज्ञा, जैसे कोई आदेश दिया जाता है, कोई फरमान जारी किया जाता है। और तनख्वाह। तनख्वाह यानी वेतन, जिसे पगार भी कहते हैं। और फर्शी। फर्शी यानी फर्श पर बिछी हुई जो ज़मीन होती है घर में, उसे फर्श भी कहते हैं। तो फर्श पर बिछी हुई यानी बिछाई गई। हवाला। हवाला का मतलब होता है उल्लेख करना, बताना। और उद्धरण मतलब किसी चीज़ के का उदाहरण देके उसको बताना। धुआंधार। धुआंधार का अर्थ है ताबड़तोड़। और कुमक। कुमक का अर्थ है फौजी टुकड़ी। इस पाठ में कुमक शब्द आया है जब बच्चे शैतानी करने लगते हैं, काम को ठीक ढंग से नहीं करते हैं और चारों तरफ जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आया हो, सामान बिखरा हो, चीज़ें खराब हो रही थी। तो कुमक, तो उनसे बचाने के लिए जो घर में सदस्य थे वो सभी पहुंच जाते हैं, जैसे कि कोई सेना हो, सेना में सब एक साथ पहुंच जाते हैं किसी को बचाने के लिए या सामना करने के लिए। तो उसी तरह से उस परिवार के लोग एक फौजी टुकड़ी की तरह वहाँ पर पहुँचते हैं उन बच्चों के पास। तो कुमक का अर्थ है फौजी टुकड़ी। धींगा मुश्ती। धींगा मुश्ती एक शब्द आया है, यानी कि धक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना, शरारत करना। क्योंकि बच्चे एक साथ काम करने में लग जा रहे थे तो वो किसी एक चीज़ पर टूट पड़ रहे थे, तो वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही थी, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और सब चाह रहे थे कि हम ज़्यादा काम करें, हम पहले काम करें, हमें ये चीज़ पहले मिल जाए। तो इसलिए वो एक दूसरे को गिरा के, भले उसको चोट लगे, लड़ भिड़ के किसी भी तरह वो काम को पूरा करना चाह रहे थे। और यहाँ पर है अब लथपथ। लथपथ का अर्थ होता है सना हुआ, अच्छी तरह से भीगा हुआ, तर। दड़बा। दड़बा शब्द आया है जिसका अर्थ है मुर्गियों के रहने की जगह। जो लोग मुर्गियाँ पालते हैं वो लोग उसका दड़बा बनवाते हैं और उस दड़बे में मुर्गियों को रखा जाता है, फिर उन्हें सुबह उसमें से निकाला जाता है। मोरी। मोरी कहते हैं नाली को, गंदे पानी की नाली जिसमें से कि गंदा पानी बहता है। अब है बेनकेल। बेनकेल का मतलब है बिना नकेल। बेनकेल, यहाँ पे बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नकेल कहते हैं कि किसी को नाक में पहनाई जाती है रस्सी, जिससे कि उसे काबू में किया जा सके और उसे पकड़कर बांधा जा सके। तो बेनकेल जो है वो बिना नकेल की, पशुओं की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी के बिना। अगर नकेल रहता है मतलब कि उस जानवर के नाक में रस्सी डाली गई है, और अगर रस्सी नहीं रहती है तो वो बेनकेल हो जाती है, यानी कि बिना नकेल के। तो नकेल जो है वो जो नाक होती है उसके आर पार करके रस्सी डाल के उसे बांधा जाता है। दालान। दालान कहते हैं बरामदा को, जो घर के बाहर छोटी सी जगह होती है उसे बरामदा कहते हैं। तरकारी। तरकारी यानी सब्जी। और मातम। मातम यानी शोक मनाना। और बटालियन। बटालियन मतलब पलटन, ढेर सारे लोग जो एक जगह
रहते हैं उसे बटालियन कहते हैं, पलटन। और कोर्ट मार्शल फौजी अदालत में सज़ा सुनाने की तरह। तो कोर्ट मार्शल में जो है वो फ़ौजियों के लिए एक अलग अदालत होती है जहाँ की उनकी सुनवाई होती है और जो है फ़ैसले लिए जाते हैं, तो उसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है। तो इस तरह से उन बच्चों के साथ भी ऐसा ही हुआ रहता है। तो और अंत में उन्हें काम करने के लिए मना कर दिया जाता है और फिर वो जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं और वो भी तय कर लेते हैं कि अब वो किसी भी काम को नहीं करेंगे। तो इस तरह से पाठ में इन शब्दों का प्रयोग आया है और हम लोगों ने इसका अर्थ देखा। और अब हम लोग पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, जिसमें कई छोटे छोटे प्रश्न पाठ से हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि कोई भी पाठ आप पढ़ते हैं तो उसके लेखक का नाम, कवि का नाम अवश्य आपको पता होना चाहिए। तो कामचोर कहानी के लेखक कौन है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं: कामता नाथ, भगवती चरण वर्मा, इस्मत चुगताई और दया जादवानी। तो इस पाठ के लेखक जो है वो इस्मत चुगताई हैं, जिसमें तीसरा विकल्प सही है, इस्मत चुगताई। और अब दूसरा प्रश्न है, आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, ऐसा किन्हें कहा गया है। मोटे मोटे शब्द पाठ में किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसे। पहला विकल्प है नौकरों को, दूसरा विकल्प है पड़ोसियों को, तीसरा विकल्प है घर के बच्चों को और चौथा विकल्प है नौकरों को। तो यहाँ पर घर के बच्चों को, तीसरा विकल्प जो है वो सही उत्तर है। तो घर के बच्चों को मोटे मोटे कहा गया है क्योंकि वो काम नहीं करते थे, इसलिए वो मोटे भी हो गए थे। और अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे कि काम करने के लिए कौन तैयार हो गए। जब पिताजी काम करने का बताए कि अब तुम लोग को ये सारे काम करने हैं जो पहले सहायक किया करते थे, तो कौन तैयार हो गए काम करने के लिए। तो इसमें पहला विकल्प दिया है नौकर, दूसरा विकल्प दिया है घर के बच्चे, तीसरा दिया है माता पिता और चौथा दिया है चाचा। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, घर के बच्चे। तो काम करने के लिए घर के बच्चे तैयार हो गए, तो दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे कि बच्चों को काम करवाने के लिए क्या लालच दिया गया। बच्चे तो पहले कोई काम नहीं करते थे, ये चुपचाप वे बैठे रहते थे। उनके घर में इतने लोग थे काम करने वाले कि उन्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और न ही कोई उनसे काम करवाता था। उनके माता पिता भी उनसे कभी काम नहीं करवाए। तो यहाँ पे बच्चों को काम करवाने के लिए क्या लालच दिया गया, ये पाठ से प्रश्न है। तो इसमें पहला विकल्प दिया है वेतन का, दूसरा दिया है नए कपड़ों का और तीसरा दिया है दावत में ले जाने का और चौथा दिया है कहीं दूर घुमाने ले जाने का। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, वेतन का। तो वेतन का विकल्प इसलिए सही है क्योंकि जब पिताजी उनके ये आदेश देते हैं कि आज से उनकी जगह पे तुम काम करोगे, तो तुम्हें इसके बदले जो है वो मेहनताना मिलेगा, यानी कि जो उनको दिया जाता है वो तुम लोग को मिलेगा। तो इस तरह से वेतन का लालच दिया गया उन बच्चों को, और जिससे कि सचमुच वो जोश के साथ काम करने के लिए लग गए। अब है अगला प्रश्न कि बच्चों ने कहाँ झाड़ू लगाने का फ़ैसला किया। यानी कि उनको कई काम करने थे, तो उसमें से झाड़ू लगाने का बच्चों ने कहाँ झाड़ू लगाने का फ़ैसला किया।
तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है घर में, दूसरा नहीं, पहला विकल्प है घर में, और दूसरा विकल्प है आंगन में, और तीसरा विकल्प है घर के बाहर, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। यहाँ पे एक विकल्प दिया हुआ है उपर्युक्त सभी का मतलब होता है कि जो विकल्प उपर्युक्त सभी वाला है, इससे पहले जितने भी विकल्प कहे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, वे सभी जो है वो सही हैं। तो अगर हमें तीनों विकल्प सही लग रहा है तो हम चौथा उत्तर सही मानेंगे। तो यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प सही है आंगन में। बच्चों ने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया था, तो दूसरा विकल्प सही जवाब है इसका। और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जिसमें है कि बच्चे किससे सफाई में जुड़ गए। तो बच्चे कहने का मतलब यह है कि बच्चे किस चीज़ से सफाई करने लगे। तो इसमें पहला विकल्प दिया है सीकों से, दूसरा है झाड़ू से, तीसरा है पोछा से, और चौथा है कपड़ों से। तो बच्चे सफाई करने के लिए जो है झाड़ू से सफाई करने में जुड़ गए, क्योंकि धूल इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्हें झाड़ू की ज़रूरत थी और सभी बच्चे झाड़ू पर टूट पड़े थे। तो झाड़ू से उन्होंने सफाई करने की सोची, तो सफाई जो है वो झाड़ू से करने में जुट गए। अब है अगला प्रश्न कि नौकरों ने प्रति बच्चों को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे लिए। तो जो नौकर बुलाए गए थे बच्चों को नहलाने के लिए, उन्होंने 8 आने पहला विकल्प दिया है, 4 आने, 8 आने का मतलब होता है 50 पैसा, और दूसरा विकल्प है 4 आने, 4 आने का मतलब 25 पैसा, और तीसरा है 12 आने यानी कि 75 पैसा, और चौथा विकल्प दिया है 16 आने यानी कि 1 रुपया। तो इस तरह से सारे विकल्प दिए गए कि वे नौकरों ने बच्चों को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे लिए। तो इसका सही विकल्प है 4 आने। 4 आने यानी 25 पैसा होता है, 1 आना 5 पैसे से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 4 आना लेकर उसने बच्चों को नहलाने का काम किया। अब पाठ में एक तरकारी वाली भी है, उस पर एक प्रश्न है कि तरकारी वाले की टोकरी पर जिस समय भेड़ें टूट पड़ी थीं उस समय वह क्या तौल रही थी। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है आलू प्याज, दूसरा है मटर की फलियाँ, तीसरा है गोभी, और चौथा है पालक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका सही विकल्प है मटर की फलियाँ, तो दूसरा विकल्प सही उत्तर है। तो ये कुछ हम लोग के प्रश्न थे जो बहुविकल्पी थे, और इसमें कई उत्तर दिए जाते हैं जिसमें से कि कोई एक सही उत्तर हम लोगों को ढूंढना होता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए पाठ को सही ढंग से पढ़ना आवश्यक है, और पाठ को 2-3 बार पढ़ना चाहिए जिससे कि उसकी हर एक लाइन जो है हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। और अब इसके बाद हम लोग कुछ छोटे प्रश्न देखेंगे जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। लघु प्रश्न, लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जिसका उत्तर छोटे में लिखा जाता है, 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वाक्य, तो वो लघु प्रश्न होते हैं, और जिनका उत्तर विस्तार से दिया जाता है डिटेल में, तो वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रश्न देखेंगे कि धनी परिवार के बच्चे काम क्यों नहीं करते हैं। अधिकतर ऐसा देखने में आता है, अधिकतर परिवारों में जहाँ की नौकर चाकर अधिक होते हैं या और भी लोग होते हैं काम करने वाले, तो वहाँ के बच्चे घर का काम नहीं करते हैं। तो पाठ पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं, तो हम लोग पाठ में से ही इसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पे ये सामान्य सा प्रश्न है कि ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है। तो धनी परिवार के बच्चे इसलिए काम नहीं करते
क्योंकि उनके माता पिता उन्हें काम की आदत नहीं डालते और उनके घरों में सारी सुविधाएं रहती हैं, जैसे कई नौकरों का होना आदि। इसके अतिरिक्त स्वयं काम करना वे अपनी अमीरी या शान के खिलाफ समझते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बातें हैं जो धनी परिवार के बच्चों को काम नहीं करने देते हैं। तो जहाँ पे सब सुविधा रहती है तो वहाँ बच्चे नहीं करते हैं काम। और इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे कि वाद विवाद किनके बीच हो रहा था। तो वाद विवाद बच्चों के काम को लेकर हो रहा था और ये वाद विवाद उनके माता पिता कर रहे थे। पिता आदेश देते हैं काम करने का और माता जब उनके कामों को देख लेती हैं तो कहती हैं कि अगर बच्चे काम करेंगे तो वे यहाँ पर नहीं रहेंगी। तो इस तरह से बाद में उनके पिताजी को ये आदेश वापस लेना पड़ता है और बच्चे फिर से अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ कि वे काम नहीं करते थे। तो इस तरह से इसका छोटा सा उत्तर है कि वाद विवाद बच्चों के माता पिता के बीच हो रहा था। अब अगला प्रश्न है कि बच्चों को किस प्रकार के लालच के कार्य दिए गए। तो उन्हें बच्चों को लालच दिया गया कि जो बच्चे काम करेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे, मेहनताना मिलेगा। काम के बदले उनको पैसे दिए जाएंगे जो बच्चे काम करेंगे। अब अगला प्रश्न है नल पर क्या दृश्य हुए। नल जो है जहाँ पे कि वो लोग पानी देने का काम करने के लिए गए थे, तो सभी बच्चे जो है वो नल पर टूट पड़ते हैं। जो बर्तन जिसके हाथ में था वो उस बर्तन को लेकर टूट पड़ता है। तो इस तरह से नल पर बच्चों ने पहले धक्का मुक्की की, फिर कोहनियाँ चलाईं एक दूसरे को ढकेलने के लिए, मारने के लिए कि चोट लगेगा तो वो खुद आगे आ जाएगा। तो इस तरह से कोहनियाँ चलाईं, धक्का मुक्की की और बाद में बर्तनों को हथियार बनाकर झगड़ने लगे। बर्तनों से ही वो एक दूसरे को मारने लगे। तो इस तरह से जो है उन्होंने नल पर ऐसा दृश्य उपस्थित किया। अब है कि अगला प्रश्न है कि झाड़ू के पुर्जे क्यों उड़ गए। तो झाड़ू के पुर्जे जो है वो इसलिए उड़ गए क्योंकि झाड़ू एक ही थी और तनख्वाह मिलने के लालच में काम करने की बड़ी उत्सुकता थी बच्चों के अंदर और बच्चों ने झाड़ू लगाकर सफाई करने का फैसला किया था। तो एक झाड़ू और इतने सारे बच्चे, तो छीना झपटी में झाड़ू के पुर्जे अलग अलग हो गए, उसकी सारी सीकें अलग अलग हो गईं। अब है भैंस के पैर किस तरह और कैसे बांधे गए। तो भैंस के पैर जो है वो उनके पैरों को जो है झूले की रस्सी उतारकर बांधा गया। भैंस के पैरों को झूले की रस्सी उतारकर बांधा गया और पिछले 2 पैरों को चाचा जी की चारपाई से बांधा गया। यानी कि रस्सी भैंस के पिछले दोनों पैर पे बांध के चाचा जी जिस चारपाई पर लेटे थे उस चारपाई के पाए से जो है उसकी रस्सी बांध दी गई। तो इस तरह से भैंस के पैर बांधे गए, चारों पैर। अब है घर में क्या तूफान खड़ा हो गया। अब घर में बच्चे इतना काम कर रहे थे तो यहाँ पे प्रश्न है कि घर में क्या तूफान खड़ा हो गया। तो घर में तूफान खड़ा हो गया, बच्चों ने सारे काम उल्टे सीधे किए तो सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। ये सारी चीज़ें जो है वो बिखरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसा भूकंप आया हो। और अब एक प्रश्न है कि इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बचपन से ही हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। माँ बाप द्वारा किए जा रहे कामों में उनकी मदद करना चाहिए, अथवा हम उनके ऊपर बोझ बन जाएंगे।
माँ बाप के साथ, माता पिता के साथ काम करने से हम उनके साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं जो काम बच्चों के लायक होता है, और धीरे धीरे बच्चे देखकर उस काम को करना सीख जाते हैं। तब उनसे ऐसी गलतियाँ नहीं होती काम करने की, जैसा कि इस पाठ में उन बच्चों ने किया था। उन बच्चों ने ऐसा किया था जैसे कि उन्होंने कभी काम देखा ही ना हो कि ये काम किस तरह से किया जाता है, और वो अपनी बुद्धि लगाकर उन्हें जो समझ में आ रहा था कर रहे थे। तो इसका जो है वो संक्षेप में उत्तर, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, हमें एक दो वाक्य में लिखना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बचपन से ही हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और माता पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए, और जिससे कि हम उनकी सहायता भी कर सकें और उन पर बोझ न बने। तो ये था हम लोग का लघु प्रश्न। बहुविकल्पी के बाद हम लोग का ये लघु प्रश्न था, और लघु प्रश्न के बाद हम लोग एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जिसका उत्तर हमें विस्तार से लिखना है। तो उदाहरण के लिए हम लोग एक प्रश्न लेंगे कि उसका उत्तर किस तरह से विस्तार में देना है। तो इसमें हम लोग एक प्रश्न लेंगे कि झाड़ू देने में क्या समस्या आई। तो यहाँ पर झाड़ू देने में यह समस्या आई कि झाड़ू एक ही थी, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीकें जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे लेने के लिए कूद पड़े। अम्मा ने सिर पीट लिया, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब ज़रा ज़रा सी बात पर लगे तो बस हो चुका काम। तो इस तरह से झाड़ू देने में ये समस्या आई कि झाड़ू एक ही थी और जिससे उसको कई बच्चों में बांटा नहीं जा सकता था। तो हम लोगों ने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा और हंसी के साथ साथ हमें शिक्षा भी मिली, प्रेरणा भी मिली, और हम लोगों ने पाठ के प्रश्न अभ्यास के अतिरिक्त बहुविकल्पी प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी हम लोगों ने देखा। तो और उस पर उसका उत्तर भी हम लोगों ने सुना। तो आप इस पाठ को फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।